ओके सो हम लोगों ने शुरुआत में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 6 चैप्टर्स को सिलेक्ट किया था इंटेंसिव वर्क के लिए। आज हम लोग उसको और आगे उसको उस पर स्टडी करेंगे। ये चैप्टर्स थे 5 चैप्टर, हमारे 13 चैप्टर से 5 चैप्टर है। कंपनी शक्ति की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेश और जनजातीय समाज, 1857, 58 का विद्रोह, राष्ट्रवादी आंदोलन, और एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है जब मुगलों का भारत में पतन होना शुरू हो गया था और भारत में नई शक्तियाँ प्रकट हो रही थी जो जिसके स्वरूप को भारत के लोग समझ नहीं पा रहे थे। उस समय जो लोग थे अभी की तरह ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड नहीं था और बाहर की दुनिया में, दूसरे देशों में, सुदूर देशों में क्या हो रहा है इसके बारे में व्यापारियों के माध्यम से कुछ उड़ती खबरें आती थी। लेकिन जाहिर है जो भारत के शासक थे उनका जो अपना जासूसों का और सूचनाओं का तंत्र था वो आसपास के राज्यों में जो इमीडिएट जिनसे खतरा था उस पर ही केंद्रित था। उससे ज़्यादा वो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते थे। केवल बाद में कुछ एक लोग थे जो इसको खतरे को समझ पाए थे, जिसमें 2 लोगों का नाम खास तौर से लिया जाता है। एक रंजीत सिंह का नाम लिया जाता है जो पंजाब के शासक थे, और दूसरा टीपू सुल्तान का नाम लिया जाता है। टीपू सुल्तान का के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म था। उसने वो विदेशों से अखबारें मंगा कर पढ़ता था, उनके समाचार पत्र, और वो अपने दुनिया में और क्या हो रहा है, वो जैकोबिन क्लब का सदस्य भी था। फ्रांस की क्रांति के बारे में और उसके डेवलपमेंट के बारे में, उसके लक्ष्यों के बारे में वो अवेयर था, और स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था उसने अपने यहाँ। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हाईली इन्फॉर्म्ड रूलर, अगर इंडियन स्टैंडर्ड से देखा जाए, जो उस समय के बाद बाकी के शासक थे जो केवल अपने आसपास के दुश्मनों पर कॉन्सेंट्रेट थे, और उन्हें ये विदेश से आए हुए मुट्ठी भर लोगों से कोई खतरा नहीं लगता था। उन्हें ये लगता था कि इन्हें तो वे हरा सकते हैं, आसानी से हरा सकते हैं जब भी कोई ऐसी स्थिति आए जिसमें इनसे युद्ध करना पड़े। बल्कि उन्हें एक स्ट्रेटजी के रूप में, एक हेल्प के रूप में वो लगते थे कि जहाँ भी उन्हें कठिनाई होती थी वहाँ पर वे धन से या हथियार से, या उनके जो अपने सैन्य परंपरा थी, उनके जो आपने शायद आपने पढ़ा भी होगा, पहले तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो वे लोग यूरोपीय ढंग से अपनी सेना को डेवलप करने में उनसे सहायता लिया करते थे। और दूसरी ओर जो यूरोपीय शक्तियाँ थी वो, उनका जो इंटरनल आंतरिक जो उनकी इच्छा थी वो थी भारत के यहाँ के क्षेत्र पर कब्जा जमाना, अधिकार में लाना, और उसके माध्यम से वो अपने व्यापार के लिए एक बेस तैयार करना चाहते थे। तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि जो देशों उसमें जो रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चंस है उन सब पर भी हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। तो सबसे बड़ा जो सिचुएशन या परिस्थिति इस समय भारत के राजनीतिक पटल पर उत्पन्न हुई थी, वो हुई थी मुगलों के शक्तिहीन होने से। और उसके बाद मराठे हालांकि अपने मिलिट्री पावर से उन्होंने भारत के अधिकांश हिस्से को प्रभावित किया, और बल्कि सभी हिस्सों से वो लगभग चौथ वसूल करने में असफल रहे थे, लेकिन वो लेजिटिमेसी नहीं प्राप्त कर पाए। एक इंटरेस्टिंग बात है कि किस प्रकार से
बहुसंख्यक हिंदू आबादी को अपील करने के बावजूद वो मुगलों की तरह लेजिटिमेसी, भारत पर शासन करने की लेजिटिमेसी वो प्राप्त नहीं कर पाए। संभवतः इसका कारण ये था कि वो अ, अ, भारत के बाकी हिस्सों में भी उसी तरह से वो ट्रीट करते थे, अपने मराठा से क्षेत्र से बाहर के हिस्सों में जो बाहर के देश थे, जो बाहर के लोग थे, उनको उसी तरह से ट्रीट करते थे जैसे वो अपने अ, अ, देश से बाहर के लोगों को ट्रीट कर रहे हो। यानी वो उनको अपना मान के बहुत ज़्यादा ट्रीट नहीं करते थे, जो कि उस समय के हिसाब से कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी। आगे जब हम चैप्टर्स में जाएँगे तो आधुनिक हम ये जानेंगे कि आधुनिक ढंग के राष्ट्रीयता का विकास धीरे-धीरे हुआ। जो यूरोपीय ढंग के राष्ट्रीयता राष्ट्रवाद का विकास धीरे-धीरे हुआ। उससे पहले जो राष्ट्रीयता का कॉन्सेप्ट था, वो क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रीयता का कॉन्सेप्ट था। और उसमें जैसे मराठों का अपना राज था, उसी तरह से अवध था। तो ये सब अपने-अपने एक राज था, ये अपने आप में पूरा उनका अपना अपने शासन का एक कॉन्सेप्ट था। अखिल भारत पर शासन करने का के लिए केवल मुगलों पर ही सब लोग एकमत हो पाते थे। जैसे आपने देखा कि आधुनिक भारत में भी कांग्रेस के राज के समय और फिर गांधी परिवार, ये ये भी कुछ उसी तरह का सिचुएशन है जहाँ पर देखिन पानी धरतो कि अथी हमने देखिन अभी उतर आवेला हाँ तो है ना देखिन 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 ओके। तो अंग्रेज जो है सो इस दौरान धीरे-धीरे इन्होंने अपनी सत्ता बढ़ानी शुरू की। और अब हम लोग देखेंगे कि ये जो कंटेंट हम लोगों ने लिए ये एक समराइज है, वैधानिक पतन, राजनीतिक पतन और वैधानिकता। तो अंत में हमने देखा कि 1857 के विद्रोह के दौरान चाहे वो मराठा हों या अवध के नवाब हों या जो भी लोग हों, उन सबको यही समझ में आया कि अभी एक अंग्रेज दुश्मन के खिलाफ हम लोग केवल एक ही सत्ता के नीचे एकमत हो सकते हैं और वो सत्ता मुगलों की सत्ता है। तो मुगल शासक, हालांकि उनके पास कोई पावर नहीं था, दिल्ली से पालम तक उनका शासन था, लेकिन वो प्रतीकात्मक महत्व उनका इतना इम्पोर्टेंट उस समय समझा गया कि बल्कि इसकी शुरुआत भी उन सैनिकों द्वारा की गई। आप जानते हैं कि सेना की टुकड़ी सीधे-सीधे दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने कहा कि भाई आप नेतृत्व कीजिए। तो ये लेजिटिमेसी जब एस्टेब्लिश हो गई तो सब लोगों ने उसके साथ अपने आप को जोड़ लिया। तो अब ये देखते हैं कि जो प्रश्न बन रहे हैं बहुत ही सिंपल प्रश्न बनते हैं, जो हमने पहले भी चर्चा की है कि जो बीपीएससी का पैटर्न है वो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं पूछता है, बड़ा-बड़ा नहीं पूछता है लाइन, बड़े-बड़े लाइन में, और वो सिंपल क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ही उलझाने वाले होते हैं। अभी देखिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ। मुगल सम्राटों ने अपनी वैधानिकता और क्षेत्र खो दिए। मुगल गवर्नरों और बड़े जमींदारों ने क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना की। दिल्ली ने एक प्रभावी केंद्र के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा कर लिया। अब इसमें आप सीधे-सीधे गौ को तो छांट सकते हैं कि ये तो नहीं होगा। अब बाकी के बारे में आप में से कोई बताइए कि कौन होगा और कौन नहीं होगा? नहीं होगा पहले बताइए कि, और नहीं होगा और क्यों नहीं होगा? पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चैट बॉक्स सर ऑन कर लेते हैं। मुगल एम्परर्स के पास पावर थोड़े कम थे बट लेजिटिमेसी उन्होंने लूज नहीं की थी। बिल्कुल ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? डी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये घटना बहुत बाद में घटित हुई।
भारत पर कब्जा करने के बाद, ये अभी 1707 के बाद की बात चल रही है। और भारत पर उन पर कब्जा करने का की जो भी प्रक्रिया है वो प्लासी के बाद से शुरू होती है। तो वो सब काफ़ी बाद की बात है। अब ये हमारा ये जो प्रश्न है ये सिंपल पूछ रहा है कि मुगलों के मृत्यु के बाद क्या हुआ। ठीक है, तो मृत्यु के बाद ये हुआ कि मुगल गवर्नरों और बड़े जमींदारों ने क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना की। दूसरा यही प्रश्न है कि मुगल बादशाह प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण क्यों थे। ये भी एक सिंपल प्रश्न है कि वो महत्वपूर्ण क्यों थे। अब इसमें कौन से ऑप्शन सही हैं या कौन से सही नहीं है बताइए। पहले सही नहीं है बताइए, क्यों नहीं होगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में हमारी स्ट्रेटजी यही है, होती है कि अ, जो सही नहीं है उसको पहले कट किया जाए कि ये नहीं हो सकता है। जैसे उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन को का सक्रिय रूप से विरोध किया। इसको तो आप सही बिल्कुल सीधे सीधे खारिज कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो आपका चला गया। अब बचता है 3 ऑप्शन। तो सही क हो क्यों नहीं सर। होगा? हाँ, क क्यों नहीं होगा? सर सही नहीं होगा। ये क्या क क्यों नहीं होगा? क इसलिए नहीं होगा कि क्षेत्रीय राज्यों पर उनका कंट्रोल कुछ नहीं था। वो एक तरह के पावर जरूर थे जिनसे लेजिटिमेसी लिया करते थे। और उनको एक कुछ पैसे का वो एक भेज दिया करते थे सिंबॉलिक रूप से। वो कोई इसमें मुगल कुछ डिमांड नहीं कर सकते थे मुगल शासक कि आपको इतना भेजना होगा। ऐसा कुछ नहीं, एक सिंबॉलिक रूप से भेजते थे, उनके मर्जी पर था। दूसरा ऑप्शन को आप सीधे सीधे खारिज कर सकते हैं। तो जाहिर है इसमें सी ऑप्शन ही बचता है। सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर उसका एक सेक्शन हमने जेरोक्स उसमें से निकाला है। इसमें कैप्टन हडसन का नाम लिखा हुआ है जिसने कि बहादुर शाह और उसके बेटों को गिरफ्तार किया था, है ना। तो ये गिरफ्तारी का ये दृश्य है। इसको किसी ने पेंटर ने, ब्रिटिश पेंटर ने पेंट किया है। ये सब एक स्रोत को भी दर्शाता है कि हम लोग किसी चीज़ के बारे में, घटना के बारे में कैसे जानते हैं। तो उसका एक अ, हमारे पास इसका अगर उसकी एक पेंटिंग उपलब्ध है तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये घटना इसी प्रकार से हुई होगी जिस तरह से इसमें दिखाया गया है। हालांकि पेंटर जाहिर है अपना एक फ्रीडम एक लेता है। जैसे आप इसमें इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो फ्रीडम लिया गया है, यहाँ पर आप ये देखिए जो एक अंग्रेज है, एक ऑथोरिटेटिव मुद्रा में खड़ा है, हाथ पीछे बने हुए हैं, सीना टाइट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके साथ में एक एक सेकंड इन कमांड है जो उसके बगल में खड़ा है। एक और व्यक्ति है जो कि एक घोड़ा को संभाल के खड़ा है। ये सब चीजें इसके जो भी इसका पेंटर है वो इसकी ऑथोरिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए दिखा रहा है। और यहाँ उसकी दूसरी तरफ यहाँ देखिए ये जो शासक है इसकी इसकी इसका जो वीकनेस है उसको विशेष तौर पर दर्शाया गया है यहाँ पर कि दिस पर्सन कैन नॉट स्टैंड बाय हिमसेल्फ। अपने से ये खड़ा भी नहीं हो सकता है, इसको एक आदमी पकड़ के खड़ा रखे हुए है। तो उस तरह से ये आदमी उसको कैद करने के रूप में नहीं खड़ा रखा है। जिस तरह से बाकी के लोग बंधे हुए हैं उस तरह से नहीं है। बाकी के लोगों को बांधने में देखिए ये सब ये अ, जो अंग्रेज ये है और पुलिस और अधिकारी होंगे या जो भी सैनिक अधिकारी होंगे वो लोग हैं। जबकि यहाँ पर जो है ये एक सिंपल संभवतः इसका ही कोई आदमी है जो इसको पकड़े हुए है। अब ये वास्तव में ऐसा था या नहीं था ये नहीं कोई नहीं जानता है। लेकिन ये चीजें इस मायने में इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश अपने
अपने आप को अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए वो इस तरह का डिपिक्शन करते थे कि क्यों उनके लिए आवश्यक था, क्योंकि उनको वहाँ जवाब देना होता था जो अंग्रेज पार्लियामेंट में उनको जवाब देना होता था। तो ये सब पॉइंट्स है। अब इसके बेस पर भी कई सारे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। इस स्वाभाविक नेता के रूप में किसे देखा गया, तो ये तो आसान सवाल है, इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि इसके बाद दूसरी बात आती है ये अंग्रेजों के यहाँ भारत में जो परिस्थितियां चल रही थी उसके पैरेलल यूरोप में जो चीजें हो रही थी उस पर उसकी कहानी अलग अलग से है। वो कहानी ये है कि सबसे पहले तो पुर्तगाली लोग हमारे देश में इस पूरब के देश क्षेत्र में व्यापार करने के लिए आए थे। हम देखेंगे उससे संबंधित कुछ कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जिस रूप में इतिहास लिखा गया है उसमें कई बार कहा जाता है भारत की खोज, या इस तरह का के टर्म यूज किया जाता है। बेसिकली ये भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज थी, और उसमें भी ये समुद्री मार्ग की खोज यूरोपीय लोगों के लिए थी, यूरोपीय व्यापारियों के लिए समुद्री मार्ग की खोज थी। ऐसा नहीं था कि उससे पहले उस रास्ते से भारत के साथ व्यापार नहीं होता था। यानी सीधे सीधे केप ऑफ गुड होप से लोग जहाज लेकर और पूरा अरब सागर पार करके और इधर भारत के बंदरगाह पर पहुंचा करते थे। ये पहले से होता था, यानी बीचों बीच वो किनारे के चलते हुए घूम करके नहीं आते थे, यानी यू का शेप बना के नहीं आते थे, वो सीधे सीधे कट करते थे। ऐसा बहुत सारे ऐसे स्रोत, बल्कि एक अमेरिका के एक संग्रहालय में एक पत्र भी मिला है जिसमें भारत के एक व्यापारी ने अफ्रीका के एक व्यापारी को पत्र लिखा है जिसपे अपने व्यापार के संबंध में कुछ बातें लिखी गई हैं। तो खैर, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि इतिहास वही होता है जो विजेता लिखते हैं, तो ये विजेताओं का लिखा हुआ इतिहास है जो अभी हम लोग उसको अभी तक चला रहे हैं। अब समय आने पर धीरे धीरे हम लोग इसको बदलेंगे, जब इसके बारे में जागरूक होंगे। तो वर्तमान स्थिति यही है। तो अब इसमें जो बेसिकली जो यूरोपीय लोगों का इंटरेस्ट था वो ये था कि भारत से जो चीज़ें मिलती हैं, प्राप्त हो सकती हैं, वो हमेशा उनको अरबों के माध्यम से मिलती थी। और अरबों का जो रेड सी के माध्यम से ट्रेड होता था, तो वो पूरा का पूरा रेड सी जो है सो अरबों के कंट्रोल में था। लैंड रूट जो था एशिया से जाने वाला, यानी जो फेमस सिल्क रूट जिसको कहते हैं, वो सिल्क रूट भी अरबों के कब्जे में था। तो दोनों तरह से अरब जो है सो पूरब के साथ होने वाले व्यापार को कंट्रोल करते थे। और इसके कारण से जो यूरोपीय देशों को जो मिलने वाला सामान था वो कम से कम 10 से 15 गुना बढ़ जाता था उसका प्राइस। तो जब ये रूट खोज लिया गया, यानी अब बीच के बिचौलियों को वो लोग हटा पाए, उसको छोड़ करके जब सीधे सीधे यहाँ से सामान ले जाने लगे, तो उन्होंने क्या किया यूरोप में? आपको क्या लगता है उन्होंने क्या किया होगा यूरोप में? जब वो सस्ते में सामान मिल गया तो यूरोप को क्या फायदा हुआ? एनी गेस? सर उस टाइम यूरोप में इंडस्ट्रीज बन रहे थे, तो इंडस्ट्रीज में उसको फर्दर मैन्युफैक्चर करके और फिर पूरे वर्ल्ड में मार्केटिंग किया जाता था हायर प्राइसेस पे। ये बात क्या है बाबू, ये प्रोसेस बाद में हुआ है ना। ये अभी हम लोग 1600 में हैं, ठीक है। और वो जो है सो 17-18 सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज शुरू होता है। ये फेज अभी मर्केंटाइल का है, जिसमें एक जगह से सामान खरीद के दूसरी जगह बेचा जाता है, ठीक है। तो मर्केंटिलिज्म का भी प्रोसेस वही है कि प्रॉफिट पे ही सेल करेंगे, हाँ, प्रॉफिट पे सेल करेंगे, हायर उसमें प्राइस। किसी भी उसमें उसका एनहेंसमेंट प्रोसेसिंग नहीं होगा। जो भी हमें सामान मिलेगा उसको ज्यादा दाम पर बेचना है, उसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी होती थी, ठीक है। तो
भारत से इन लोगों को कपास, रेशम, मसाले और कई तरह की और मूल्यवान वस्तुएं मिलती थी, और इसके बदले में भारत को क्या चाहिए होता था? भारत को देने के लिए उनके पास अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं था, और उनको केवल और केवल गोल्ड या सिल्वर में इसका प्राइस पे करना पड़ता था। तो ये एक स्थिति थी जिसके कारण भारत के साथ ट्रेड करना काफ़ी कॉस्टली था, और इसके इसके ही कारण भारत के जो शासक थे, उन्हें ये अंग्रेज और दूसरे जो यूरोपीय व्यापारी थे, उन्हें भी ये अच्छे लगते थे। उन्हें ये लगता था कि ये तो काफ़ी अच्छा, इनसे सोना और चांदी इनसे प्राप्त होती थी बाहर से। अदरवाइज़ उनको खुदाई से जो भी मिलता था या दूसरे माध्यम से मिलता था, सोना और चांदी खेत में तो नहीं हो सकते हैं। वो तो आपको या तो खोद के निकालेंगे, फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन का और सोर्सेज़ बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको बैठे-बिठाए कपड़ा और ये मसाला बेच के अगर सोना चांदी मिल रहा है, तो उनके लिए जाहिर है कि एक बहुत ही आकर्षक ऑप्शन था। और जैसा कि मुर्शीद कुली खान ने इनको चींटियों की संज्ञा दी थी कि इनको अगर ठीक ढंग से रखा जाए, तो समय-समय पर थोड़ा चीनी खिलाते रहिए, तो ये मेहनत करके हमारे लिए काफ़ी संपदा एकत्र करती हैं, जैसे चींटियाँ एकत्र करती हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इन लोगों को इनके वास्तविक स्वरूप का या नेचर का ज्ञान नहीं था। ये लोग क्या चाहते हैं, इनका क्या इनके लक्ष्य क्या हैं। ओके। तो दूसरी बात हुई कि ये जो ईस्ट इंडिया से कंपनी के नाम से बहुत सारी कंपनी बनी, वो उन सब का जो मूल उद्देश्य था वो था कि हम लोग डोमिनेट करें पूरे हिंद महासागर पर, इंडियन ओशियन को अपने कंट्रोल में लें और पूरे ट्रेड को कंट्रोल में लें। इसके कारण बहुत से भयंकर लड़ाइयाँ हुई उनके बीच में, और अ, ऐसा सिचुएशन बनने लगा धीरे-धीरे, जिसमें कि ये कंपनियां जो व्यापारिक कंपनियां थी या उनके राजनीतिक स्वरूप है, वो राजनीतिक उद्देश्य वाले ग्रुप थे, ये भेद खत्म होने लगा। ऐसा लगने लगा कि ये लोग राजनीतिक शक्तियां हैं, उस तरह से ये लोग आपस में और दूसरे लोगों से, दूसरे जो एशियाई शक्तियां थी उसके साथ व्यवहार करने लगे। अब कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। अ, एक तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग पॉइंट अक्सर आता है कि जैसे आप जब बात करेंगे कि अ, सबसे कॉमन से हम लोग शुरू करते हैं कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया। जैसे पुर्तगाली, तो जाहिर है आप जानते हैं कि 1498 में वास्को ड गामा ने सबसे पहले इसको रास्ते को खोजा था, इसको यूरोपीय लोगों के लिए। और उसके बाद सबसे पहला अल्बुकर्क जो गवर्नर था पुर्तगालियों की तरफ से, उसने गोवा को प्राप्त कर लिया था गुजरात के शासक से। तो इस तरह से पहला जो आप कह सकते हैं कि अ, ये यूरोपीय देशों का पहला उपनिवेश है ना, आप कह सकते हैं कि अलेक्जेंडर के बाद पहली बार हुआ कि कोई यूरोपीय कंट्री का यहाँ पर भारत में एक फिजिकल कब्जा, भौतिक रूप से जमीन पर कब्जा, ये सबसे पहली बार 1510 में होता है, जब अल्बुकर्क ने गोवा प्राप्त कर लिया। और इसको शुरुआत करने वाले हेनरी द नेविगेटर थे। इसी संबंध में हम लोग ये बात करते चले कि मैंने यहाँ पुर्तगाली और स्पेनी दोनों का लिखा है नाम। तो इसकी कहानी ये है कि वास्तव में ये पहले तो इंडिपेंडेंट शासन के रूप में डेवलप हो रहे थे। बाद में इन लोगों का के बीच में एक मैरिटल रिलेशन हुआ, जिससे एक ज्वाइंट साम्राज्य हुआ, यानी दो शासक हो गए, और दोनों शासक ज्वाइंट रूप से थे। ऐसा नहीं था कि एक शासन को खत्म कर दिया गया, दोनों मिल गए और मिल करके वो लोग एक तरह की से उन्होंने क्षेत्र को भी बांट लिया, और उसमें एक हुआ कि अटलांटिक से पूरब की ओर आपका और पश्चिम की ओर हमारा, ऐसे करके पुर्तगाली और स्पेनियों ने आपस में बांट लिया था।
लेकिन इनको कंबाइंड फोर्स ही कहा जाता है। और कई बार आपको ऑप्शंस में भी दिखेगा पुर्तगाली और स्पेनी, जो कि आपको कहीं जब हम लोग लिस्ट बनाते हैं तो हम लोग पहला नाम देते हैं पुर्तगाली का। तो पहला ये दूसरा एक कंफ्यूजन है कि पुर्तगाली और स्पेनी ये कौन है, अलग अलग है कि एक ही है? तो ये एक ही है, इनका साम्राज्य ज्वाइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दूसरा जो कंफ्यूजन है कि दूसरा आया कौन, इसके बाद कौन आया, अंग्रेज आए कि डच आए? अब ये अंग्रेज और डच के कंफ्यूजन का कारण ये है कि स्थापना जो है वो डचों के ईस्ट इंडिया कंपनी की बाद में हुई है 1602 में, लेकिन व्यापार के लिए 1596 में ही पूर्वी देशों में एक डच व्यापारी ने एक यात्रा कर ली थी। तो अब अगर आगमन की बात, अगर प्रश्न में ये लिखा होता है कि पुर्तगाली के बाद भारत में कौन आए, तो वहां ये उत्तर हो जाएगा डच। लेकिन अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात होगी तो पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में ही चार्टर मिल गया था। इसलिए बहुत सारे किताबों में आप देखेंगे, जीके के बुक में ही अक्सर एक कन्फ्लिक्ट दिखता है ना। कुछ लोग पुर्तगाली के बाद अंग्रेज को रखते हैं, अंग्रेज के बाद डच को रखते हैं, और कुछ लोग डच को पहले रख देते हैं। इस कन्फ्यूजन के रूट में यही कारण है कि एक व्यक्ति चूंकि 1596 में ही पूर्वी व्यापारिक यात्रा पूर्व के देश का कर चुका था, इसलिए कुछ लोग आने आने की बात पर उसको पहले रख देते हैं, है ना। लेकिन जहाँ कंपनी की स्थापना की बात है तो वहाँ पर ये उसके बाद में आया, क्योंकि 2 साल बाद अ, अंग्रेजों के को चार्टर मिलने के 2 साल बाद डच को चार्टर मिला। तो ये भी एक अक्सर कन्फ्यूजन का पॉइंट होता है। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि पुर्तगालियों ने कोई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नहीं की थी किसी तरह से, वो राज्य की ओर से ही वो व्यापार होता था, और सीधे सीधे स्टेट ही व्यापार में इन्वॉल्व था। हेनरी द नेविगेटर बहुत ही इंटरेस्टेड था इस बारे में कि कैसे अरबों से बच करके हम लोग अपना एक रास्ता निकालें, और हम लोग सीधे सीधे जो इंडियन टेरिटरी है उससे शासन उसके साथ हम लोग संपर्क कर सकते। अब ये तीसरे पॉइंट पर हम लोग आते हैं, वो है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी, उसका उसकी पहली फैक्ट्री, ये भी एक कंफ्यूजन का मामला बनता है, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि जो मसूलीपट्टन में उनको सबसे पहले उन्होंने व्यापार करना शुरू किया था, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर उनकी कोई फैक्ट्री नहीं बन पाई थी। वो टेम्पररी रूप से वहाँ से व्यापार करते थे, लेकिन कोई फैक्ट्री वहाँ पर वो डेवलप नहीं कर पाए थे। लेकिन कई किताबों में आपको अक्सर ये मिल जाएगा कि पहला उनका जो सेंटर था। अब ये देखिए, यहाँ शब्दों का बड़ा चक्कर है। अगर आपसे पूछता है कि फैक्ट्री कहाँ है, तो जाहिर है उसका आंसर होगा सूरत। और अगर आपसे पूछा जाए कि सेंटर कहाँ था, पहला सेंटर इंडिया में कहाँ हुआ, तो जवाब होगा मसूलीपट्टनम। और जो हमारा जो 8th क्लास का एनसीईआरटी का किताब है, उसमें उस पैराग्राफ में जो पहला वाक्य लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि 1600 सॉरी, ये एक मिनट, मैं उसमें से लाइन पढ़ता हूँ। ये देखिए जो पहला, ये देखिए 1651 पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। अब ये हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में शुरू हुई। अब इन्होंने लिख दिया पहली इंग्लिश फैक्ट्री। अब इसके हिसाब से अगर ऑप्शन में सूरत भी होता है, तब ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग मामला होगा और वो डिबेटेबल हो जाएगा, बल्कि उस क्वेश्चन को हटाना भी पड़ सकता है। अगर वो नहीं है तो आप आराम से इसको मान सकते हैं, क्योंकि इस एनसीईआरटी किताब के बेस पर वो मांग रहे हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। और लेकिन इसका जो वास्तविक सेंटर है पहला, वो सूरत में था।
ठीक है। तो ये सब कंफ्यूजन इसमें हमें इसको हम लोग टैकल करते चलेंगे जहाँ तक हो सके, ताकि हमें जब क्वेश्चन में हमें कोई परेशानी नहीं हो। इसके बाद जो है 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, लेकिन इसका नाम आपको कहीं भी इम्पोर्टेंट रूप में नहीं मिलेगा। मुख्य रूप से इनकी व्यापारिक गतिविधि कुछ खास नहीं थी कहीं भी, और बल्कि 1645 आते आते इन्हें यहाँ के राजनीतिक जो गहमा गहमी थी उसका इनको अंदाज हो गया कि भाई यहाँ हम लोग ठगने वाले नहीं हैं, तो ये लोग अपना सब बेच बाच के अंग्रेजों से और यहाँ से निकल लिए। तो इसलिए इनका कोई खास कहीं पर आपको नाम नहीं मिलेगा। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे बाद में आती है 1664, और सबसे कड़ी प्रतिस्पर्धा, बल्कि एक तरह से जो जैसे जैसे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप में संबंध बना बिगड़ा, उसका सारा रिफ्लेक्शन जो है सो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में भारत में देखा जाता था। जब ये फ्रांस और इंग्लैंड आपस में युद्ध करते थे वहाँ, तो ये लोग यहाँ युद्ध शुरू कर देते थे। तो और सबसे कड़ी प्रतिद्वंदिता भी उनको फ्रांसीसियों से अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा मिली, लेकिन अंततः अंग्रेज इसमें सफल हुए। तो मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स कंफ्यूजिंग के क्लियर हैं। कोई बात आप लोग डिस्कस या पूछना चाहते हैं? ठीक है, तो ये एक सिंपल सवाल है कि कब प्राप्त किया था ईयर, तो बहुत ही आसान है, इसलिए मैं ज़्यादा टिकूंगा नहीं। कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पर ये 9 गलत लिखा गया है, 02 होगा, है ना। 1602, 1600, हाँ 1603, इस तरह के क्लोज आंसर्स दिए जाते हैं ताकि अगर ईयर का कन्फ्यूजन हो तो आप कंफ्यूज हो जाइए। चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ? कहिए क्या लाभ हुआ? इनमें से कौन सा आंसर नहीं होगा? देखिए, अन्य यूरोपीय शक्तियों से प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा तो सीधे से नहीं होगा, क्योंकि चार्टर इंग्लैंड की महारानी से मिला है, तो जाहिर है कि वो दूसरे देशों पर तो लागू होगा नहीं, तो पहला तो ये कट जाएगा। दूसरा जो हाँ ठीक है, सही आदित्य जी, आपने सही जवाब दिया। ये एक्सेस टू उपनिवेशीकरण के लिए नई भूमि तक पहुंच, ये तो नई भूमि तक पहुंच और उपनिवेशीकरण की बात तो उस समय थी नहीं। उस समय तो मुख्य रूप से व्यापार की ही बात चल रही थी। उपनिवेशों का तो उन लोगों को कोई उस समय में वैसी कोई सोच डेवलप नहीं हुई थी, तो ये ऑप्शन भी उस रूप से कट जाएगा। और पश्चिम के साथ व्यापार करने, यहाँ पूरब की जगह पश्चिम है, तो आप झटके में कंफ्यूजन नहीं हो जाइएगा कि पश्चिमी देशों की बात हो रही है तो पश्चिम यहाँ आ गया है। तो आंसर इसमें बी होगा, मोनोपोली ऑन इंग्लिश बिजनेस ग्रुप, इसका आंसर होगा। पहले किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में उपस्थिति स्थापित कर ली थी? हम लोग पहले ही इसका सीरीज बना चुके हैं। सबसे पहले पुर्तगाली हैं, फिर अब कंपनी की बात आएगी तो पहले इंग्लैंड होगा, फिर डच होगा, फिर डेन होगा, और फिर फ्रेंच होगा, और फिर नीचे देखिए स्पेनिश लिखा हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन में आपको स्पेनिश भी लिखा मिलेगा, तो आप बिल्कुल इसमें क्लियर रहिएगा कि स्पेनिश और पुर्तगाली दोनों एक ही हैं, है ना। तो इसमें लेकिन बात हमेशा पुर्तगाली की जाती है, क्योंकि स्पेनिश और पुर्तगाली के बीच में डिवीजन हो गया था कि कौन से क्षेत्र में कौन जाएगा। तो उस डिवीजन के हिसाब से जो भारत का क्षेत्र था वो पुर्तगालियों के हिस्से में पड़ता था।
तो इसलिए यहाँ स्पेनिश को आपने कभी नहीं सुना कि स्पेनिश यहाँ पर है, जबकि आप अमेरिकी अमेरिकी क्षेत्र में आप स्पेनिश के बारे में खूब सुनेंगे, स्पेनिश के एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, पुर्तगाली होगा निशा। पृथ्वी के सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति ने अपनी उपस्थिति दर्ज की? तो सी आंसर होगा इसका। डच कैसे आपने दे दिया? ओके, अब एक ये सिंपल पत्र है जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने संपन्नता के लिए आश्वासन यानी पत्र लिखा था विलियम पिट को 1759 में। और इसकी बैक स्टोरी ये है कि क्लाइव एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी था और वो अपना एक राजनीतिक दबदबा उससे भी ज़्यादा वो आर्थिक लाभ करना चाहता था। वो अपने एक पर्सनल ग्रोथ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था या बहुत ज़्यादा उसके लिए मोटिवेटेड था। तो उसके हिसाब से वो मैनिपुलेट कर रहा था जो इंग्लैंड में जो उसके सीनियर्स थे, जिसमें कि विदेश मंत्री विलियम पिट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। विलियम पिट ने बल्कि सीधे सीधे उनको मना कर दिया था कि देखो जी, ये इंग्लैंड से भी बड़ा ये एक ज्योग्राफी है, जबकि हम लोग इंग्लैंड में शासन करने में इतनी परेशानी उठा रहे हैं और तुम ये जो है सो इतना बड़ा भूभाग लेके अलग से चिपका दोगे, फिर इसका एडमिनिस्ट्रेशन वो भी एक बिल्कुल अनजान संस्कृति वाले देश में जा करके हम लोग कैसे कर पाएंगे। इसलिए तुम अपना सारा धंधा जो है सो व्यापार तक ही सीमित रखो, उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और इस पर काफ़ी संसद में भी काफ़ी हो हल्ला होता था कि ये क्या हम लोग के ऊपर ये कंपनी जो है सो अपने लाभ के लिए हम लोग के ऊपर ये झूठ मूठ का एक हेडेक डालना चाहती है कि अब हम लोग पार्लियामेंट में बैठ करके ये भारत में क्या करना है उसके लिए कानून बनाएंगे कि हम अपने देश का कानून बनाएंगे। तो सारे लोग इस पर अपना ये नेगेटिव इस पर विचार रखते थे। एक इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि वो अंग्रेज शुरू से हमारे देश पर कब्जा करना चाहते थे। तो कैसे परिस्थितियों के द्वारा ये सिचुएशन बना है। तो अब ये चिट्ठी का इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये अपना एक बहुत ही डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दे रहा है यहाँ से क्लाइव कि इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरी तरह कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। अब ये उनको प्रलोभन दे रहा है कि देखिए साहब, हमारे इससे हर साल 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी हो सकती है और 3 प्रांत हमारे सीधे सीधे कब्जे में आ जाएंगे। और इस पर पार्लियामेंट में आप लोग इतना शोर मचा रहे हैं। क्या ये इतना बड़ा जब लाभ हो रहा है हमें, तो इसका कोई मतलब है कि आप इतना ज़्यादा शोर मचाएं। और इसके आगे की कहानी ये है कि इस चिट्ठी को भी उसने सीधे सीधे पहुंचने नहीं दिया। अगर वो समय पर पहुंच जाता तो हो सकता है भारत का इतिहास कुछ और होता। उसने ऐसी व्यवस्था की कि ये चिट्ठी उसको 1 साल बाद मिले, है ना। वो जिसको आप जैसे एयरपोर्ट में ट्रांजिशन देखते हैं कि एक जहाज से दूसरी जहाज को बदलते समय आप सामान को ट्रांजिशन करते हैं, तो उसने उसको पर्पसली ट्रांजिशन में उसको मिसप्लेस करवा दिया और ये चिट्ठी घूमते घामते उसको 1 साल के बाद मिली। तब तक यहाँ भारत में सारी कहानी हो चुकी थी। तो इनके पास अपना एक एक्सक्यूज था कि हमने लिखा लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं आया और फिर हमारी जैसी परिस्थितियाँ थी, हमारे तो जान पर आफत थी, करो या मरो की स्थिति थी, तो हमें जो सही लगा हमने किया। आपके तरफ से तो कोई इंस्ट्रक्शन आया ही नहीं, फिर हमें जो ठीक लगा सो हमने किया। और आप देखिए, जब हमारे सामने जब चूंकि वो सक्सेसफुल हो चुके थे, इसलिए उगते सूरज को सब लोगों ने सलाम कर लिया। तो वो
अपने इस कारगुजारी को अपनी उपलब्धि मान सकते थे। अभी देखिए उसी एक छोटे से पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चंस बने हैं। पहला क्वेश्चन है, यानी जो चिट्ठी लिखी है उसमें, प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी क्या इच्छा व्यक्त की। अब वो अगर आप वो पोर्शन को, चिट्ठी को आप नहीं पढ़ते हैं ध्यान से, तो आप इन चीज़ों को मिस कर सकते हैं और आप फिर लॉजिक लगाएंगे। तो अंग्रेज सम्राट से व्यापार रियायतें, अमीर राज्यों और प्रांतों पर नियंत्रण, अन्य पारंपरिक कंपनियों के साथ सहयोग और विदेशी शक्तियों के साथ राजनयिक संबंध। तो अब ये देखिए इसमें हालांकि डिस्ट्रैक्टर्स जो बहुत क्लियर है। आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन पहले के लिए हो सकता है कि अंग्रेजी सम्राट से व्यापार की रियायत मांगेंगे, हो सकता है मांगे हों। तो ये जिसकी, जैसे कि हम उस चिट्ठी में क्लियर है कि वो क्या चाह रहे थे कि ये 3 राज्यों पर कब्जा, जिससे कि 20 लाख स्टर्लिंग प्राप्त होगा। तो उनका भाव क्या था, क्या इच्छा क्या थी? तो अमीर राज्यों और प्रांतों पर नियंत्रण, ये उनकी इच्छा थी। और उनकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं शुरू में बाधित क्यों हो रही थी, ये भी उसी में है। तो इंग्लैंड में विश्वास और समर्थन तो नहीं होगा, मिसट्रस्ट एंड सस्पिशन, ये इसका उत्तर होगा। डिप्रेशन और एपैथी इन इंग्लैंड, ये भी नहीं होगा। इंतजाम इनकरेजमेंट भी नहीं होगा। तो जैसा कि उसमें लिखा हुआ है, पहला ही वाक्य है कि अविश्वास और संदेह, है ना। जो भी इंग्लैंड के पार्लियामेंट के लोग थे या दूसरे जो अधिकारी थे, वो ये सोचते थे कि ये लोग अपने व्यापारिक लाभ के लिए हम लोगों को झंझट में डाल रहे हैं या डाल सकते हैं। तो इस कारण से उनकी महत्वाकांक्षाएं शुरू में बाधित हो रही थी। अब रॉबर्ट क्लाइव ने पत्र लिख करके ईस्ट इंडिया कंपनी की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के बारे में क्या चिंता व्यक्त की, एक डिप्लोमेटिक जो उसने एक चिंता व्यक्त की है, ये उसी इससे आया है। व्यापार रियायतें प्राप्त करने में कठिनाई होगी, ऐसा कहा। बड़े क्षेत्रों पर शासन करने वाली एक कंपनी की संभावित सीमाएं क्या होंगी, ऐसा कहा। कंपनी की आय की ओर जनता का ध्यान न जाना, इस पर लाया, या स्थानीय शासकों के साथ कूटनीतिक बातचीत की आवश्यकता पर जोर दी। अब ये सारे ऑप्शंस अगर आप वो आपने वो हिस्सा ध्यान से पढ़ रखा है तो आपको सीधे से पता है कि जो व्यापारिक कंपनी है उसके द्वारा बिल्कुल सही निशा, जो व्यापारिक कंपनी है उसकी संभावित सीमाओं पर उसने एक डाउट व्यक्त किया था और होशियारी से डिप्लोमेटिकली उसने उसका लाभ भी बता दिया था। तो ये इसका बी आंसर होगा। तो अब उसके बाद की बात आती है कि जब वो वहाँ क्लाइव और दूसरे लोग वहाँ कैसे पहुँचे, फिर बंगाल में जो डेवलपमेंट हो रहा था वहाँ पर ये अगले पोर्शन में केंद्रित किया गया है। और इसकी कहानी ये है कि आपको पता है कि बंगाल में भी मुगल शासन के से हट करके, मतलब उसके अंतर्गत तो वो लोग थे, लेकिन सिंबॉलिकली ही थे। वो अपने सारे निर्णय के लिए बिल्कुल स्वतंत्र थे और एक सिंबॉलिक रूप से वो कुछ धनराशि वहाँ भेजा करते थे, फरमान प्राप्त करते थे। लेकिन इन पर, उन फरमानों पर इनका बंगाल के शासकों का दबदबा था। मुर्शीद कुली खां के द्वारा शुरुआत हुई, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला, ये 3 महत्वपूर्ण शासक हुए बंगाल के। और बंगाल का जो उस समय का क्षेत्र है वो पूरा अभी का बांग्लादेश, अब हमारा बिहार, पश्चिम बंगाल, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है उसमें शामिल था। और इस पूरे क्षेत्र पर इनका काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था, काफ़ी धन उनको प्राप्त होता था। टैक्स, जो लैंड का टैक्स है वो काफ़ी उनको मिलता था और इसलिए काफ़ी एक समृद्ध इलाका माना जाता था।
और इसलिए आप देखेंगे पीछे इतिहास में भी जब जो भी शासक दिल्ली में हुए वो बंगाल के क्षेत्र को जरूर अपने कब्जे में करना चाहते थे, क्योंकि एक तरफ तो ये समुद्र की ओर से जुड़ा था, जिससे कि पूरे पूरब के देशों के साथ जो व्यापार होता था अ, उसका एक सेंटर था इधर से, और दूसरा इसकी भूमि भी काफ़ी उपजाऊ थी। इस रूप में काफ़ी एक संपन्न क्षेत्र के रूप में ये था। तो इसलिए बंगाल पर जब मुर्शीद कुली खान ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, तो बाद में कंपनी जब वहाँ घुसना चाहती थी, तो जाहिर है कि उसको उसकी भी नज़र इसी खासियत पर थी कि व्यापार के लिए हमें इस क्षेत्र का अगर जो टैक्स है वो हमारे हाथ में आ जाए, और उसके लिए उसने उपाय करने सोचने शुरू किए, और परिस्थितियां ऐसी बनने लगी जिसमें खास करके जो संघर्ष हुआ सिराजुद्दौला के साथ, उसमें, और सिराजुद्दौला के अपने सहयोगी के द्वारा जो अंग्रेज़ों का साथ दिया गया, उन सब कारणों से यहाँ पर ऐसी परिस्थिति बनी कि अंग्रेज़ों ने वहाँ पर अपना दबदबा स्थापित कर लिया, और सिराजुद्दौला की जगह पर एक पपेट शासक को वहाँ मीर जाफ़र के रूप में बैठा दिया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही अंग्रेज़ों की, वो कि वो पपेट शासन से शांतिपूर्वक अपनी सारी बातें मनवाते थे। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाते थे कि चाहे शासक पपेट ही हो, लेकिन उसका जो अपना एक स्थानीय सम्मान है, उसको अगर वो क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर वो दिक्कत में पड़ेंगे। लेकिन खैर जो चांसेस उन्होंने लिए वो उनके फेवर में रहे, डेस्टिनी ने उनका फेवर किया, तो इसलिए वो इन सब चीज़ों के साथ निकल गए। नहीं तो इसका परिस्थिति बदल भी सकती थी। परिस्थितियाँ जब उन्होंने स्थानीय शासक को, जो उनके पपेट शासक थे, उसको बहुत ज़्यादा दोहना शुरू किया, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि जनता की नज़र में उसका सीधा-सीधा असर जनता पर पड़ रहा था। तो उस जनता की नज़र में अपने शासक के की जो लेजिटिमेसी जिसको कहते हैं, वो लेजिटिमेसी पर उसका असर पड़ रहा था। इसलिए इन शासकों को मजबूर होकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलना पड़ा, उठना पड़ा। लेकिन अंग्रेज़ इसमें सफलतापूर्वक उनको अ, दबा करके और बाद में अपने लिए दिवानी प्राप्त करने में ये सफल रहे। तो ये बैक स्टोरी है इसकी। अब इसमें बंगाल के नवाबों द्वारा ऐसे क्या कदम थे जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष तेज हो गया, ठीक है। तो ये इसमें अब बताइए क्या इसमें कारण है। तो इसमें हमने जैसे सिराजुद्दौला की बात की, और सिराजुद्दौला के समय में ये बात हुई थी, उस कहानी का वो पोर्शन थोड़ा छूट गया है, मैं बता देता हूँ कि सिराजुद्दौला जैसे कंपनी को टैक्स देने से फरमान जो मिला था मुगलों से, उस फरमान के हिसाब से उसको टैक्स देने की छूट थी, लेकिन वो मुर्शीद कुली खां के समय से ही उस फरमान का दुरुपयोग करते थे, और इस कारण से वो दस्तक उसको कहा जाता था, वो दस्तक नहीं देते थे, टैक्स नहीं देते थे। यानी जो कंपनी का व्यवसाय था उसको दस्तक से छूट दी गई थी, लेकिन इसके साथ में ये लोग अपना भी डाल देते थे, अपना अपने तरफ से भी चीज़ें डाल देते, अपने सामान को भी डाल देते थे, और उसके साथ मिला करके वो टैक्स फ्री करा लेते थे। और केवल अपना ही नहीं, बल्कि वो थोड़ा घूस लेकर के जो दूसरे व्यापारी थे, जो भारतीय व्यापारी थे, उनका भी सामान अपने सामान के साथ मिला करके और निकाल देते थे टैक्स से बचने के लिए। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर जो टैक्स की हानि हो रही थी, तो इससे ही बिगड़ करके जो सिराजुद्दौला के अधिकारी थे, उन्होंने उससे टैक्स मांगना शुरू किया, और इस ये और ये और वो टैक्स जो ज़्यादा टैक्स मांगना शुरू किया, जिससे कि ये सिचुएशन से क्रिएट हुआ, जिसमें उनमें संघर्ष हुआ, और फिर सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया, उनको कलकत्ते से भी निकाल दिया, और फिर उनकी मदद के लिए
मद्रास से सेना और नौसेना दोनों भेजी गई, तो जिससे कि बाद में प्लासी का युद्ध होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कि व्यापारिक अधिकारों के लिए टैक्स की मांग करना, यानी कि सी। आदित्य जी ने सही आंसर दिया है। नवाबों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर धोखा देने और उसकी सत्ता को कमजोर करने का आरोप क्यों लगाया? तो पहला जो ऑप्शन है कि करों के भुगतान से इनकार करना, अपमानजनक पत्र लिखना, अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को व्यापार में रियायतें देना, किलेबंदी बढ़ाना, गांव खरीदने से इनकार करना, और बंगाल सरकार को राजस्व से वंचित करना। तो ये अभी हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन कर लिया है कि जो लास्ट ऑप्शन है कि राजस्व से बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी धोखाधड़ी से राजस्व से उनको वंचित कर रही थी, जिसके कारण से नवाबों ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार विस्तार के लिए क्या आवश्यक मानती थी? अब इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको थोड़ा उलझा सकते हैं, जैसे बंगाल के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना, व्यापारिक विशेषाधिकारियों के लिए प्रतिद्वंदी नवाबों के साथ बातचीत करना। प्रतिद्वंदी नवाब से मतलब है कि जो वहाँ पर दूसरे शासक सत्ता के जो दावेदार दूसरे लोग थे उससे बातचीत करना, और बंगाल के नवाबों को रियायतें देना, इसको तो आप सीधे सीधे छोड़ सकते हैं। तो बताइए ये सब ऑप्शंस में से क्या होगा? राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप तो उन्होंने किया, करना शुरू कर दिया था अंदर ही अंदर, लेकिन हस्तक्षेप करने को यहाँ एक प्रश्न पूछ रहा है कि कंपनी विस्तार के लिए क्या आवश्यक मानती थी। सही है निशा, आपने सही जवाब दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार विस्तार के लिए क्या आवश्यक मानती थी? तो जो आवश्यकता थी वो ये थी कि अपना बस्ती फैलाना, उस बस्तियों का विस्तार करना, जिससे कि उनको इनकम का सोर्स बढ़े, है ना। उससे वो जो टैक्स आएगा उस वो इनकम के सोर्सेज की कमी थी उसके पास। किलों का पुनर्निर्माण करना, किलों को जो कि सिराजुद्दौला के द्वारा जो उसको तोड़ दिया गया था, उसके उसके एवज में वो चाहते थे कि उसको पुनर्निर्माण करने का, ये इसलिए इस चीज़ को वो आवश्यक मानते, और उसी हिसाब से वो हस्तक्षेप करना, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप उसका एक एक्सटेंशन था। लेकिन उनकी आवश्यकता क्या है? तो आवश्यकता हस्तक्षेप करना आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता थी बस्तियों का विस्तार करना, ये उनको आवश्यक लगता था। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने बंगाल के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। ओके, अब एक और ये एक चित्र है जिसके आधार पर ये प्रश्न है। उसमें एक चित्र दिया हुआ है। ईस्ट इंडिया हाउस में निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया हाउस ने निम्नलिखित के लिए बैठक स्थल के रूप में कार्य किया। मीटिंग प्लेस फॉर द फॉलोइंग ईस्ट इंडिया हाउस। तो इसमें हमने दो ऑप्शन आपके सामने उलझाने वाले रखे हैं। एक है ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग गिल्ड और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स फॉर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो गेस कीजिए, अगर किताब आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। पार्लियामेंट तो जाहिर है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद तो एक अलग भवन था। शाही परिवार को मीटिंग करने की जरूरत नहीं थी वो किसी मीटिंग में शामिल होने की, तो वो ऑप्शन नहीं है। दो ऑप्शन तो अपने आप कट गया। अब ये दो बचता है, ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग गिल्ड और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका उत्तर होगा सी, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसलिए वहाँ जो पिक्चर्स भी दिए हुए हैं उस पर भी आपको ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है पिक्चर में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी में
सेना क्यों भेजी? क्यों भेजी हम लोग ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि सिराजुद्दौला ने उनको वहाँ से निकाल दिया था। तो अब ये क्यों भेजी गई सेना? तो सेना भेजी गई है तो शांतिपूर्ण समाधान की तो बात नहीं हो सकती है। शांतिपूर्ण समाधान के लिए तो दूत भेजा जाता है, सेना नहीं भेजा जाता है, तो ये तो नहीं हो सकता है। नवाब पद के लिए सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से एक का समर्थन करना, तो नवाब ये तो उन्होंने किया था, लेकिन सेना उसके लिए नहीं भेजी गई थी। वो तो पहले से ही वो करते आ रहे थे। जब सिराजुद्दौला को पहली बार सिंहासन दिया जा रहा था, उस समय से ही अंदर ये षड्यंत्र करना चाहते थे। और सिराजुद्दौला से व्यापार रियायतें सुरक्षित करना, तो ये तो सेकेंडरी बात थी। पहले तो उनका वहाँ से उनको निकाल दिया गया था, तो पहले उनको वापस वहाँ स्थापित करना था। इसलिए इसका उत्तर बी होगा। निशा का आपका उत्तर सही है। प्लासी के हार के बाद कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्लासी के हार मतलब कि कंपनी की जीत और बंगाल की हार। ये हार की जगह जीत लिखना ज़्यादा सही होता है। इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा मुझसे वर्ड का सिलेक्शन गलत हुआ है। प्लासी की जीत के बाद कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रदेशों के विजय और विस्तार, बंगाल के प्रशासन और शासन, गरिमा और संप्रभुता का बुनियादी स्वरूप बनाए रखना, व्यापार का विस्तार। अब इसमें देखिए बहुत ही क्लोज क्लोज कई सारे आंसर्स दिए गए हैं। कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, आपको थोड़ा सोच के बताना पड़ेगा। सोचिए। देखिए, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक ब्रॉड एम था। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस तो शुरू से ही उनका एम रहा था। लेकिन प्लासी पर जब उन्हें जमीन भूमि मिल गई तो उन्हें एक अलग प्रोस्पेक्ट दिखने लगा। वो प्रोस्पेक्ट ये था कि उनको आप ये जानते हैं कि वो एक मर्केंटाइल कंपनी थी, यानी सामान को खरीद करके दूसरी जगह बेचने वाली कंपनी थी। तो सबसे पहले उसको पूंजी इकट्ठा करनी होती थी जिससे सामान को खरीदा जा सके, और इसके लिए वो इंग्लैंड से पैसा मंगाती थी या बुलियन मंगाती थी, और उससे वो सामान खरीदती थी और फिर उस सामान को वहाँ भेजा जाता था, जिससे कि लाभ प्राप्त होता था। तो अब ये जब बंगाल पर उसने विजय प्राप्त की तो उसको एक बात ये समझ में आने लगी कि हमारा एक बहुत बड़ा सोर्स हमारे लिए हो सकता है। तो इसलिए यहाँ ये व्यापार के विस्तार से ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस हो सकते हैं। दूसरा जो है, तीसरा ऑप्शन जो है, गरिमा और संप्रभुता का बुनियादी स्वरूप बनाए रखना, जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जिस तरह से बंगाल का शासन होते आया था, अंग्रेज भी उसी तरह से शासन करना चाहते थे, यानी अपने आप को एक लेजिटिमेट उत्तराधिकारी के रूप में जनता के बीच में दिखाना चाहते थे। तो ये ऐसा नहीं था, है ना। वो बिल्कुल ही ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल लूट खसोट वाले सिस्टम पर थे कि किस तरह से अधिक लाभ पर वो प्राप्त कर सकें। दूसरा ऑप्शन कि बंगाल का प्रशासन और शासन, तो ये ऑप्शन उन्होंने शासन और प्रशासन पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। जब उनको दीवानी मिली तो उनका मुख्य काम था टैक्स वसूलना, और पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उन्होंने वहाँ के नवाब के ऊपर छोड़ रखा था। हम लूटेंगे, तुमको शांति बना के रखना है, जो भी हमारा विरोध करे उसको कंट्रोल में रखना है। तो ये सिचुएशन था, तो इसलिए ये बी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो पहला बचता है कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज। तो उनके दिमाग में ये बात उनके दिमाग में हो गई कि हमें टेरिटरी को बढ़ाना चाहिए। अब ये दीवान कब नियुक्त हुए बताइए? सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसी को याद है तो बता सकते हैं। 1765 में नियुक्त हुए हैं।
अब ये बात ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आप बताइए कि कंपनी द्वारा दीवानी को ग्रहण करने से की नहीं को ग्रहण करने से किस समस्या का समाधान हुआ। तो भारत के साथ व्यापार के लिए सोने और चांदी की कमी की समस्या थी, उसका हुआ। कि कठपुतली नवाबों से सहयोग का अभाव हुआ, कि कंपनी के खर्चों से वित्त पोषण के लिए राजस्व संसाधनों की कमी की समस्या का समाधान हुआ, या कंपनी के लिए अधिकार और शक्ति का अभाव था, उसका समाधान हुआ। किस समस्या का समाधान हुआ, सोच के देखिए। ऑब्वियसली काटने वाला इसमें से सब थोड़ा थोड़ा है, सब में थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी बात सब में है, इसलिए आप डिसाइड करके बताइए। देखिए, सोने और चांदी तो बुलियन से व्यापार करना होता था, लेकिन जब दीवानी ग्रहण कर ली तो उनको सीधे सीधे मैंने पहले ही चर्चा कर दी थी कि मर्केंटाइल कंपनी थी, उनको पैसा चाहिए होता था खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए। तो अब वो पैसा उनको सीधे सीधे बंगाल की दीवान के रूप में उन्हें प्राप्त होने लगा। तो जो कंपनी के खर्चों के लिए वित्त पोषण, जो रेवेन्यू रिसोर्सेज था फिनांस के लिए, वो उनको नहीं मिलता था। वो उसकी कमी बराबर रहती थी। उन्हें लगता था कि और ज़्यादा पैसा रहता है तो हम लोग और ज़्यादा सामान खरीदते, क्योंकि जो वो लोग नहीं खरीद पाते थे वो उनके प्रतिद्वंदी खरीदते थे, है ना। चूँकि ढेर सारी दूसरी कंपनियां थी, तो वो उसको खरीद नहीं पाते थे, तो दूसरी कंपनियों के द्वारा खरीद ली जाती। तो जाहिर है, जो एक व्यापारिक कंपनी होगी वो अपने आप को अपने व्यापार में मोनोपोलाइज करना चाहती है। तो लेकिन पैसे की कमी के कारण वो मोनोपोलाइज नहीं कर पाती थी। तो ये एक समस्या थी जिसका समाधान दीवानी के होने के बाद उनको हो गया। अब प्लासी के बाद क्या हुआ? अधिकारियों को महत्वपूर्ण शक्ति और अधिकार प्राप्त हुए, और नवाबों की तरह जीने और धन संपत्ति अर्जित करने के लिए विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए आकांक्षा रखने लगे। और बंगाल के वास्तविक नवाबों को इन अधिकारियों को व्यक्तिगत उपहार के रूप में भूमि और बड़ी रकम देने के लिए मजबूर किया गया। उदाहरण के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में अपने समय के दौरान काफ़ी संपत्ति इकट्ठा की। हालांकि सभी अधिकारी धन इकट्ठा करने में सफल नहीं हुए, क्योंकि कई लोग बीमारी और युद्ध के शिकार हो गए। जो लोग धन के साथ ब्रिटेन लौटे, उन्हें नवाब्स कहा जाता था। यह शब्द भारतीय शब्द नवाब से लिया गया था, और इन नवाबों को अक्सर सामाजिक आरोही के रूप में देखा जाता था, यानी आरोही के रूप में, यानी कि जो स्टेटस इनका इन्हेंस होता था, और नाटकों और कार्टूनों में उन पर व्यंग किया जाता था, यानी इंग्लैंड की बात ही हो रही है। ठीक है, तो ये प्लासी के बाद जो जिस तरह का लाइफ स्टाइल भारत के शासकों का था, वो लाइफ स्टाइल इन्होंने, इनके लिए एक अजूबी बात थी, और उसको उन लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया। फिर 1857 से 1757 से 1857 की अवधि के दौरान विलय की प्रक्रिया चली, जिसमें भारत के राज्यों को शासन बढ़ाया, जिसमें ये महत्वपूर्ण बात है, इस पर ध्यान दीजिए कि सीधे सैन्य हमले शुरू करने के बजाय कंपनी ने किसी राज्य पर कब्जा करने से पहले अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक रणनीतियों का इस्तेमाल किया। 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट्स को नियुक्त किया, जो राजनीतिक और वाणिज्यिक एजेंटों के रूप में काम करते थे। ये अधिकारी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, उत्तराधिकार और प्रशासनिक नियुक्तियों के संबंध में निर्णयों को प्रभावित करने लगे। कुछ मामलों में कंपनी ने राज्यों पर सहायक गठबंधन थोप दिया, जिसमें शासकों को स्वतंत्र सशस्त्र बल बनाए रखने की अनुमति नहीं थी। इसके बजाय उन्हें सुरक्षा के लिए कंपनी पर निर्भर रहना पड़ा, और कंपनी द्वारा बनाए गए सहायक बलों के लिए भुगतान करना पड़ा। इन भुगतानों को करने में विफलता के परिणाम स्वरूप दंड के रूप में उनसे क्षेत्र ले लिया जाता था। हाँ, जैसे कि अभी चीन करता है, आप टैक्स नहीं दे पाएंगे तो लाहौर का पोर्ट दे दीजिए। उदाहरण के लिए गवर्नर जनरल के रूप में रिचर्ड वेलेस्ली के शासन में अवध के नवाब को सहायक बलों के
भुगतान करने की विफलता के कारण 1801 में अपने क्षेत्र का आधे से अधिक हिस्सा कंपनी को सौंपना पड़ा। इसी तरह की परिस्थितियों के कारण हैदराबाद के क्षेत्रों को जबरन छीन लिया गया। कंपनी के इन क्रमिक विस्तार में राजनीतिक हेरफेर, आर्थिक दबाव, क्षेत्रीय दंड का संयोजन शामिल था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को इस अवधि के दौरान भारतीय राज्यों पर अपना अधिकार बढ़ाने में मदद मिली। कंपनी के अधिकारियों के लिए नवाब बनने का क्या अर्थ था? कोट एंड कोट नवाब बनने का क्या अर्थ है? अब ये क्वेश्चन जो है सो थोड़ा ट्रिकी है, बिल्कुल सिंपल दिखता है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। आप इसका उत्तर बताइए। जो प्रश्न है इसमें ऑप्शंस हैं। उन्होंने कंपनी के भीतर शक्ति और अधिकार प्राप्त कर लिए। वे नवाबों की तरह जीने की आकांक्षा रखते थे। उन्होंने भारत में महत्वपूर्ण संपत्ति अर्जित की और ब्रिटिश साम्राज्य में उनका उपहास किया जाता था। ठीक है। हाँ आदित्य जी, आप ट्रिक में फंस गए। एक बार फिर से सोचिए, क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए कि कंपनियों के लिए नवाब बनने का क्या मतलब था। देखिए ये जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस किए हैं कि कंपनियों के अधिकारी जो थे कंपनी के, उन अधिकारियों के मन में क्या इच्छा हुई कि हम लोग जो जैसे नवाब लोग रहते हैं वैसे जीने की आकांक्षा रखें। और यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया है कंपनी के अधिकारियों के लिए, लेकिन कोट एंड कोट डाल दिया गया है। देखिए ये यही चीज़ें आपको एग्जाम में इस तरह की चीज़ें फंसाएंगी, क्योंकि आप इसको देखेंगे तो आपको नवाब से क्या याद आएगा कि उन पर उपहास किया जाता था। तो नवाब बनने का मतलब क्या था? आप अगर पहले सेक्शन पर ध्यान नहीं देंगे तो आप सीधे सीधे इसके आंसर पर चले जाएंगे कि ब्रिटिश समाज में उनका उपहास किया जाता था। नवाब बनने का अर्थ ये था। लेकिन यहाँ पहला सेक्शन क्या कर रहा है? कंपनी के अधिकारियों के लिए। तो उनके लिए क्या था कि उनके लिए क्या इसका अर्थ था नवाब बनने का कि जैसा जैसा जीवन यहाँ के इंडिया के नवाब लोग जीते हैं वैसा ही जीवन हम लोग जिए। ये उनके लिए उसका मतलब यही था कि नवाब नवाब की तरह जिए। तो ये कोट एंड कोट नवाब बनने, नवाब शब्द उपयोग इंग्लैंड में होता था, लेकिन उसका जो जो यहाँ अर्थ था और जो वहाँ अर्थ था उन दोनों में अंतर था, है ना। तो एक ही शब्द है, उसका दो दो लोगों के लिए बिल्कुल अलग अलग अर्थ हो सकता है। एक चूंकि उसको उसका लाभ ले रहा है तो उसके लिए एक अर्थ है, और दूसरा जो कि उसको द्वेष की नज़र से देख रहा है या एक हिमाकत की नज़र से, हिकारत की नज़र से देख रहा है, उसके लिए उसका दूसरा अर्थ है। तो इस तरह के इस चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। इसका उत्तर जो है सो बी होगा। हालांकि सी उत्तर भी एक फंसाने वाला है, लेकिन इस उत्तर में देखिए इसमें क्या है कि वेल्थ अर्जित की, उन्होंने भारत में महत्वपूर्ण संपत्ति अर्जित की। तो ऐसा नहीं था कि सारे लोग संपत्ति, जैसा कि हम लोग पहले ही उस वाक्य में जो डिस्कशन पढ़ रहे थे उसमें लिखा हुआ था कि सभी लोग ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए। सभी लोग ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए। कुछ लोगों ने भले ही ऐसा कर लिया, सभी लोग ऐसा नहीं कर पाए। तो इसलिए आप इसमें सीधे सीधे हमारा उत्तर जो होगा वो क्या होगा कि नवाबों की तरह जीने की आकांक्षा रखते थे। ठीक है। 1757 से 1857 की अवधि के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने आमतौर पर भारतीय राज्यों पर अपना प्रभाव कैसे बढ़ाया? तो सीधे सैन्य हमलों के माध्यम से, राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक तरीकों से, व्यापारिक साझेदारी स्थापित करके और भारतीय शासकों को वित्तीय प्रोत्साहन देकर। ठीक है। तो इसमें से नीचे वाले दो तो आपके आराम से कट जाएंगे, और हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है इस पर कि सीधे सीधे वो स्ट्राइक करने से बचते थे। तो इसमें तो आपको आसानी से निकल जाएंगे।
बी आंसर होगा इसका। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक गठबंधन कैसे लागू किया और भारतीयों को शासकों को दंडित किया? जो कॉमन उनका प्रोसेस था कि वो क्या था, और खास करके पनिश इंडियन रूल, इनफोर्स सब्सिडरी अलायंस एंड पनिश द इंडियन रूलर्स। तो भारतीय शासकों को सैन्य सहायता प्रदान करके, व्यापार प्रतिबंध लगाकर, उनके क्षेत्र का कुछ हिस्सा छीन कर, आर्थिक प्रोत्साहन देकर। तो लास्ट वाला ऑप्शन आप काट सकते हैं सीधे सीधे। सहायक गठबंधन है तो व्यापारिक परिवर्तन प्रतिबंधन नहीं होगा। निशा थोड़ा आराम से सोच के उत्तर कीजिए। हाँ, इसमें पूछा जा रहा है शासकों को दंडित कैसे किया। हाँ, सैन्य सहायता प्रदान नहीं की थी, बल्कि उनको पूरे तौर पर अपनी सेना रखनी ही नहीं थी। सैन्य सहायता का मतलब है कि आपके पास सेना है पहले से, और आप थोड़ी आपको जरूरत है तो हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो मिलिट्री असिस्टेंस नहीं था, है ना, उनको रोक दिया गया था। तो ये डिस्ट्रैक्टर्स जो है, इस पर आप को ध्यान से सोचना होगा। हाँ, सही आपने कहा आदित्य जी, ये उनसे कुछ हिस्सा छीन कर, है ना, वो भारतीय शासकों को दंडित करते थे। भारतीय राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त रेजिडेंट्स क्या भूमिकाएं निभाते थे? अब ये भी अपने आप में एक थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि अगर आप सेंटेंस पर ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। लास्ट वाले को तो आप आराम से खारिज कर सकते हैं कि गलत नहीं होगा, बहुत आसानी से कट जाएगा। अब पहला आंसर है मिलिट्री कमांडर, दूसरा है आर्थिक सलाहकार, और तीसरा है राजनीतिक या वाणिज्यिक एजेंट। अब इसमें आप लोग गेस कर सकते हैं कि क्या पोस्ट रहा होगा उसका। और इसमें सेना का चूँकि एक टुकड़ी वहाँ पर रहती थी, तो एक बड़ी पॉसिबिलिटी है कि मिलिट्री कमांडर का पोस्ट होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो इकोनॉमिक चूँकि कंट्रोल करना चाहती थी कंपनी, इसलिए ये दूसरा ऑप्शन हो सकता है। हाँ, सही है निशा, आपने सही इसका उत्तर निकाला। जो तीसरा है वाणिज्यिक, राजनीतिक या वाणिज्यिक एजेंट। तो बेसिकली वो राजनीतिक एजेंट थे, क्योंकि वो और राजनीतिक या वाणिज्यिक एजेंट उनको कहा जा सकता है, क्योंकि मुख्यतः उनके दो कंसर्न थे। एक कि राजनीतिक परिस्थिति उस राज्य की हमेशा अंग्रेजों के फेवर में रहे, इस चीज़ को हमेशा इंश्योर करना, ये एक पर्पस था उनका। और दूसरा, अधिक से अधिक वो वहाँ के इकोनॉमी को अंग्रेजों के फेवर में रख सकें। तो ये दोनों चीज़ें, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल, उनका मेन फोकस था, इसलिए ये चीज़ उन पर लागू होती थी। ठीक है, तो सी इसका उत्तर होगा। ओके, अब हम एक दूसरे जगह पर अपना ध्यान ले जाते हैं। ये टीपू सुल्तान के बारे में आपने सुना होगा। इनकी कहानी तो हम लोग थोड़ी चर्चा हम लोग शुरू में कर चुके हैं। और इन्होंने ख़ास तौर से ये कोशिश की कि फ्रांसीसी सत्ता को मिला करके, और फ्रांसीसी भी अंग्रेज़ों को मात देने के चक्कर में इनके साथ मिलने के लिए बहुत अच्छे से तैयार थे। तो फ्रांसीसी लोगों को इसके साथ मिल करके अंग्रेज़ों को चुनौती दी जा सकती है, ऐसा इनका मानना था, और इस हिसाब से इन्होंने प्रयास करने शुरू किए। और उसमें आप देखेंगे कि सीधे-सीधे टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेज़ों की कई टक्कर हुई, कई बार उनसे लड़ाई हुई, क्योंकि ये लड़ाई जो है सो प्रचंड रूप से फ्रांसीसी जो प्रभाव बढ़ रहा था, अंग्रेज़ों को लगता था कि ये फ्रांसीसी अपना पैर जमा रहे हैं, और मौका मिलते ही ये अपने आप को स्थापित कर देंगे। तो फिर हमें जो भारत का हिस्सा है, इस दक्षिण का हिस्सा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों तरफ से व्यापार का क्षेत्र है, एक ट्रेड का बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है, इसलिए वो इसको खोना नहीं चाहते थे। तो इसलिए मैसूर के साथ वो बराबर युद्ध में रहते थे।
तो 1785 में टीपू सुल्तान ने मैसूर के बंदरगाहों के माध्यम से चंदन, काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोककर कंपनी के व्यापार को बाधित करने के उपाय किए और उन्होंने स्थानीय व्यापारियों को कंपनी के साथ व्यापार करने से भी प्रतिबंधित कर दिया। इसके अतिरिक्त टीपू सुल्तान ने भारत को में फ्रांसीसियों के साथ एक मजबूत गठबंधन स्थापित किया, जिसके सहायता से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। अंग्रेजों ने हैदर और टीपू को महत्वाकांक्षी और खतरनाक शासक मानते हुए इन कार्रवाइयों का जोरदार दबाव दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी और मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए, है ना। ये ईयर्स है, इम्पोर्टेंट है। 67 और 69, 80 से 84, 90 से 92 और एक 1799। ये श्रीरंगपट्टम का जो युद्ध है ये 1799 का, जिसमें कि अंततः कंपनी को विजय प्राप्त हुई और टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दिए और मैसूर को वोडेयार के पूर्व शासक वंश के अधीन कर दिया गया, जिससे कि उसके पिता ने हैदर अली ने ये मैसूर का शासन लिया था, उसको फिर से वापस कर दिया गया और एक साथ में एक सहायक गठबंधन उसके ऊपर थोप दिया गया। तो मैसूर के साथ ये संघर्ष की जो कहानी है, ये प्रत्यक्ष सैन्य टकराव में शामिल होने की इच्छा को दर्शाता है, जब उसके राजनीतिक और आर्थिक हित दांव पर थे, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः टीपू सुल्तान की हार हुई और क्षेत्र पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो ये टीपू सुल्तान और मैसूर की कहानी है। अब इसमें मुख्य कारण क्या था, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया है कि मैसूर द्वारा कंपनी को निर्यात करने से इनकार कर दिया गया। ये इसका महत्वपूर्ण था कि बाकी के ऑप्शन में एक फंसाने वाला ये था कि फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन। देखिए यहाँ फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये पूछ रहा है सीधा सैन्य टकराव। फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन एक पुरानी बात थी, लंबे समय से चल रही थी, लेकिन सीधा सैन्य टकराव कब शुरू हुआ, जब सीधे सीधे उनके व्यापारिक हित पर आघात हुआ और जब मैसूर ने उस पर निर्यात करने से इनकार कर दिया। किंवदंतियों के अनुसार मैसूर के बाघ की उपाधि उनको कैसे मिली। एक किंवदंती प्रचलित थी, कई लोगों के बारे में इस तरह की किंवदंतियां हैं, जैसे कि शेर शाह के बारे में इस तरह की किंवदंती है कि इसने एक ही बार में शेर के 2 टुकड़े कर डाले, जिससे कि शेर खां बना, फिर बाद में शेर शाह बना। तो उसी तरह से टीपू के बारे में भी एक कहा जाता है कि उसने बाघ के खिलाफ एक निहत्थी लड़ाई लड़ी, जिसमें वो विजयी हुआ और निहत्थी लड़ाई लड़ी, उसका बंदूक और डैगर दोनों गिर गया था और वो निहत्थे लड़ते लड़ते फिर किसी तरह से अपना डैगर उसने प्राप्त कर लिया और उससे उसने उस बाघ को मार डाला। ऐसा कहा जाता है कि एक फ्रांसीसी अधिकारी के साथ वो शिकार पर गया था, वहाँ ये घटना हुई। तो उसके हिसाब से इसका उत्तर जो है सो बी है। और बाकी के जो ऑप्शन हैं वो अगर आप इस कहानी को नहीं जानते हैं तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज ए के लिए हो सकते हैं, लेकिन इसका जो उत्तर है वो बी है। अभी बाघ का क्या महत्व था, अगर आपने उसको उस किताब में एक फोटो दिया हुआ है जिस पर झंडे पर उसको प्रदर्शित किया गया है। अब इसमें बाघ मैसूर साम्राज्य की शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। एक ये ऑप्शन आपको उलझा सकता है, नेटिव टू द फॉरेस्ट ऑफ मैसूर। मैसूर के मूल निवासी सब थोड़ा गड़बड़ हो गया है। नेटिव टू द फॉरेस्ट थे और मैसूर का कल्चर सिग्निफिकेंस था इसके। तो व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व करता था और उसके झंडे पर प्रदर्शित किया गया था। ये इसका सही उत्तर है कि व्यक्तिगत रूप से उसने जो लेजेंड उसका जो फैला था उससे ये था। आदित्य जी ने सही उत्तर दिया है। अभी वर्ष वाले
आपको हमेशा इसका उत्तर याद रखना चाहिए कि कौन सा सही होगा। इसमें तो आप अगर लास्ट याद रखेंगे तो ये 79 79 ये सही है, और शुरू वाला याद रखेंगे उससे भी काम चल जाएगा। 67 69 70 72 में नहीं हुआ था। 80 से 84 ये आंसर इसका सही होगा। ओके अच्छा, ये दोबारा रिपीट हो गया है। ओके, तो ये हमारा आज का जो क्वेश्चंस थे। काफ़ी समय हो चुका है तो लगभग हम लोग अंत तक पहुंच चुके हैं। मराठा का थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया, तो मराठों के क्वेश्चन के लिए हम लोग थोड़ा उसको एक तो ये क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा कल कर लेंगे इसको, और कल एक नए टॉपिक की भी शुरुआत करेंगे। आज 8:15 हो चुका है, 1.5 घंटे से आप लोग सुन रहे हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पर रोकते हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद आज की कक्षा में उपस्थित होकर के और सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए। थैंक यू। थैंक यू शिल्पी, थैंक यू निशा, गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू आदित्य जी।